आज तक पूरे नहीं हो पाया जी। और आज 2014 के जो भाषण मोदी जी ने कोटी मीना बाजार में दिए थे और आगरा की जनता से वायदा किया था कि 2000 आगरा को इतना बड़ा पर्यटक क्षेत्र होने के बाद आगरा को अंतर्राष्ट्रीय की जरूरत हवाई अड्डे की जरूरत है कि नहीं, लेकिन वो आज तक नहीं दे पाए और वही रिपीट भाषण उनके दोबारा अभी 2024 में थे। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ मिला है सरकार से। नहीं, इस भाषण में तो उन्होंने आगरा के लिए कुछ बोला ही नहीं है। नहीं, जो आज जो आने वाले में उन्होंने मैनिफेस्टो है वो ये है कि हम कहीं ना कहीं विकास किया है। आप देखिए आज आगरा और लोकसभा क्षेत्र और फतेहपुर सीकरी क्षेत्र दोनों सांसदों को टिकट दी गई है, तो वो आज जो वोट जनता से मांग रहे हैं वो अपने 5 साल के किए हुए कार्यों पे वोट नहीं मांग रहे, क्योंकि उन्होंने कोई विकास नहीं कराया है, जिसका कि आप देख रहे हैं। जैसे 400 का नारा था अभी जो भाजपा का था, वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक एक शिवूपा है। उस शिवूपा से खुद भाजपा का संगठन भ्रमित होकर के उन्होंने उन लोगों को टिकट दिए, जमीनी सर्वे न कर करके उन लोगों को टिकट दे दिए जिनका पब्लिक में कहीं ना कहीं विरोध है, क्योंकि 5 साल में ना वो पब्लिक के बीच में रहे, ना उन्होंने कोई विकास कार्य पे ध्यान दिया, केवल पैसा खींचने का काम किया। करप्शन कहीं कम नहीं हुआ, करप्शन से तो और ज़्यादा बढ़ा। कांग्रेस की सरकार में अगर कोई कार्य 100 रुपये में होता था तो वो आज 2000 और 5000 रुपये में कार्य होता है। अब हम बात करते हैं अपने आगरा स्थानीय मुद्दों पे और आगरा में 2 लोकसभा सीटें हैं। कुसुम जी, आप मानती जैसे कि राजीव जी ने बताया कि 2014 से में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में आई, 2017 में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार में आई, और जो वायदे किए थे 2014 में मोदी जी ने यहाँ कोटी मीना बाजार में सभा की थी, तो वो क्या आपको लगता है एक मतदाता की हैसियत से, सामान्य मतदाता की हैसियत से, कि जो वायदे करके गए थे सत्तारूढ़ दल के नेता जो बाद में सत्ता में आए, वो उन्होंने कहीं ना कहीं उस पर कुछ काम किया या वो कुछ पूर्ति हुई होंगी? हाँ सर, मुझे आप ये देखिए, जो भी उन्होंने वायदे करे, उन वायदों को पूरा करने में टाइम लगता है, क्योंकि वो समय इससे लगता है क्योंकि हमें कोई भी चीज़ नई जब हम आगे ले जाते हैं तो पीछे का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो वायदे काफ़ी सीमा तक मेरी नज़र में तो पूरे हुए हैं। आगरा में कुसुम जी कौन सा वायदा पूरा हुआ? आप देखिए, पहले जल का स्तर इतना नीचे गिर गया था, अब गंगा जल के आने से स्तर तो अभी भी बहुत नीचे ही है। नहीं सर, वो तो है, पर गंगा जल के आ जाने से हम लोगों को अपने घर में ही 4-4 पाइप निकलवाने पड़े। स्तर पानी का लेवल 100% ऊपर हुआ और अच्छा पानी, जनता को साफ सुथरा पानी मिलने लगा है। जो लोग ये आरओ का पानी या बॉटल्स नहीं ला पाते तो वो भी बहुत अच्छा पानी पी रहे हैं। इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन कराई थी कोविड में। मैं तो खुद कोविड, तो हम तो शहर की बात कर रहे हैं। शहर के लिए उन्होंने जो विकास के वायदे किए, क्या आगरा को कुछ मिला? हाँ, चीज़ें मिलती रहती हैं समय समय पर। जैसे कि ये स्कूल्स में बहुत पोजीशन बहुत बेटर हुई है। टीचर बाकायदा स्कूल जाता है, वहाँ पढ़ाता है। स्वास्थ्य और जो शिक्षा स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं काम किया सरकार ने। बिल्कुल, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखिए, क्या इम्प्रूवमेंट है वहाँ। दुर्गुण साहब, आप राजनीतिक दृष्टि भी रखते हैं। ये जो अलायंस बना, इंडिया गठबंधन हुआ और यहाँ और बहुजन समाज पार्टी, त्रिकोणीय मुकाबला है। यदि हम बात करें आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की, दोनों सीटों पे आपको क्या परिदृश्य दिखाई दे रहा है, क्या संभावना दिखाई दे रही है? देखिए, पार्टीगत जो चुनाव लड़ रहे हैं लोग, जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वो तो अपना एग्जिस्टेंस बना के चल रहे हैं, और जो वोट कमिटेड वोट है वो तो गिरेगा ही गिरेगा उनका। लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य लोग भी खड़े हो गए, जैसे निर्दलीय फतेहपुर सीकरी पर रामेश्वर लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होगा। रामनिवास जी चुनाव लड़ रहे हैं फतेहपुर सीकरी पर, बसपा से लड़ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं कि वो अपने वोट को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अगर ये सब कुछ होता है तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान तो होगा। वाजपेयी जी, पिछले 2 चुनाव, हम 2014 की बात करें, 19 की बात करें, तो स्पष्ट एक लहर, चाहे वो मोदी जी की लहर हो या भाजपा की लहर हो, पहले चुनाव में 2014 में बदलाव की बात थी। उसके बाद बालाकोट आ गया तो एक राष्ट्रीयता की एक भावना हुई। फिर 2 चुनावों में हमको स्पष्ट लहर दिखाई दी, लेकिन इस चुनाव में वो वाली बात, वो माहौल नज़र, लहर वाली बात नज़र नहीं आ रही। आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही, आपकी बात से मैं सहमत हूँ
कि उस तरह का कोई हायरार्की में ऊपर मुद्दा नहीं है कि जिस पर लोग इकट्ठा हो, मोबिलाइज हो जाए। लेकिन यही एक बड़ा कारण है कि जब तक ऐसा मुद्दा नहीं होगा तो अपोजिशन को आना मुश्किल होगा। जी। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ 1977 के चुनाव की, जब इमरजेंसी लगी हुई थी, तो इसी तरह अपोजिशन पार्टी जनता पार्टी के बैनर में आई थी, लेकिन उस समय कांग्रेस के प्रति जो इमरजेंसी लगी थी वैसा मुद्दा था और उठाया गया। तो जो मुद्दा नहीं है, ये चीज़ जो अपोजिशन पार्टियां उनके अगेंस्ट जाती है, उनको मुद्दा उनको बनाना चाहिए था अगर वो बदलाव चाहते हैं। भाजपा को इससे मैं नहीं समझता हूँ ज़्यादा कोई नुकसान हो रहा है, और इसलिए डल चुनाव है कि वो लग रहा है उन्हें कि वो मैनेज कर रहे हैं। और बहुत बड़ी वो ऐसी स्थिति में बता रहा हूँ कि जो मीडिया है, उस मीडिया पे जो नैरेटिव आ रहा है वो बिल्कुल एक तरफा है। अब वो मीडिया तो देखिए, अब नैरेटिव क्यों आ रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन अब उसका फर्क है। युवा वर्ग में आप देखिए कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, हम अब ना तो 1990 को रिपीट कर सकते हैं जब मंडल आया था, ना हम भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग रिपीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा, लेकिन इनकी दूरदृष्टि जाके एक अल्टरनेटिव खड़ा करना पड़ेगा कि भाई जो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो कोई नेता मुझे ऐसा नहीं मिला कि 2014 में मोदी जी ने क्या कहा था और 19 में क्या कहा था, कितना आपकी बात ठीक है। कोई मोदी जी का जो एक वाक शक्ति है, वाक उनकी जो होता है, जो एब्सोल्युटली राइट, फैक्ट्स बहुत है, शायद जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। पोद्दार साहब, मोदी जी या भाजपा ने इस चुनाव को ऑलमोस्ट प्रेसिडेंशियल चुनाव का रूप दे दिया है। मोदी वर्सेस रेस्ट, मोदी की गारंटी, सब कुछ मोदी, भाजपा पीछे हो गई है और मोदी जी ने अपने आप को आगे कर लिया है। लेकिन ऑपोजिशन के पास कोई भी चेहरा नहीं है जो मोदी जी की बराबरी कर सके या उनकी काट कर सके। ये आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं क्या? देखिए साहब, चेहरा जब राजीव गांधी जी आए थे उस समय भी लोग कहते थे कोई चेहरा नहीं है, तो क्या राजीव गांधी ने शासन नहीं चलाया था? अच्छा, चेहरा तो जब परिवर्तन होगा चेहरा भी आएगा और शासन भी चलेगा। मोदी जी गारंटी, पहले मोदी जी गारंटी की बात करते थे, अब मोदी जी मंगलसूत्र पे आ गए, क्योंकि उनको मालूम है 2 चरण होने के बाद उनको स्थिति दिख चुकी है, और तीसरे चरण के बाद निश्चित ही आप देख लेना मोदी जी माइकों पे अपने आंसुओं से रोने लगेंगे, भावनात्मक लोगों को जोड़ना चाहेंगे। लेकिन इस बार परिवर्तन की लहर है और ये परिवर्तन होके रहेगा। कुसुम जी, आप क्या सहमत हैं कि इस बार कुछ परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है, कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए सर, जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, वो बहुत कम किसी की बात में आती है। जो ये टाइम टू टाइम कैंपेन किए गए, कॉलेज टू कॉलेज, स्कूल टू स्कूल गए, अवेयरनेस प्रोग्राम वोटिंग से रिलेटेड चलाए, विभिन्न संस्थानों ने डिफरेंट क्लब्स जो हैं, जैसे आगरा क्लब है, मैं मेंबर हूँ, उन्होंने भी व्हाट्सएप ग्रुप पर और वैसे सभाएं की। भारत विकास परिषद बहुत लार्ज स्केल पर, उसकी भी मैं मेंबर हूँ। तो जो ये हमने जागरूकता अभियान चलाए हैं, तो उससे परिवर्तन तो आएगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब और क्या परिवर्तन? हमने कभी भी एक समझदार व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आप अमुक व्यक्ति को वोट करें। वो कहेंगे कि एक परमानेंट सतत सरकार जो हमारे फायदे के लिए काम करे, जनता के फायदे के लिए काम करे, आप उस व्यक्ति को चुनिए, अपने आप वो चेहरा सामने आएगा। भैया, अगर परिवर्तन की बात होती है तो मुकाबले दिखाई देते हैं, लग रहा होता है कि परिवर्तन होने जा रहा है, तो राजनीतिक दलों में बड़ा कड़ा मुकाबला दिखाई देता है, संघर्ष दिखाई देता है। क्या आपको लग रहा है कि आज 10 लोकसभा सीटों पे तीसरे चरण में मतदान हो रहा है कि कहीं कोई मुकाबला है? देखिए, एक प्रयास हुआ कि संयुक्त विपक्ष को संयुक्त रूप से इकट्ठा किया जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। और ये सबसे बड़ा कारण रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना चुनाव लड़ रही है वो अपने मकसद में कामयाब रहेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ वोट फूटता है, कटता है, वो जातिगत आधार पर काटने का प्रयास होता है, कैंडिडेट के आधार पर होता है। फतेहपुर सीकरी पर सबसे कड़ा मुकाबला मैं मान के चलता हूँ कि रामनाथ संयुक्त प्रत्याशी के रूप में वहाँ जब लड़ रहे हैं चुनाव, इसी तरह से रामेश्वर के खड़े होने से वहाँ बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है, और वो नुकसान राजकुमार चाहर को हो रहा है।
तो कुल मिला के स्थिति ये है कि वहाँ पे कह सकते हैं कि हम इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। और जहाँ आगरा सीट की बात करते हैं तो एसपी सिंह बघेल जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो कैंडिडेट हैं उसमें कद्दावर नेता अपने आप को वो बना नहीं पाए विपक्ष में से। अगर वो होता तो वो कड़ी टक्कर दे सकता। तो यहाँ भी मुकाबला मत सर एक चीज़ और कहना चाह रहा था, एक मुद्दा उठाया था विकास का। आज की तारीख में भी आगरा जनपद में 12 ब्लॉक डार्क घोषित हैं, पानी नहीं है किसान के पास। किसकी बात करेंगे हम? यमुना के बारे में सब कहते हैं, गंगा जल की सब बात कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यमुना की डिसिल्टिंग क्यों नहीं हो सकती? यमुना की वृंदावन से लेके सौरीपुर कृष्ण का पैतृक गांव पड़ता है, बटेश्वर सौरीपुर जो पड़ता है वो कृष्ण का पैतृक गांव। वसुदेव कुटुंब यही कहा था, अगर यमुना की 10 फीट 15 फीट डिसिल्टिंग हो जाए तो यहाँ स्टीमर भी चले या मोटर बोट भी चले और लोग डल झील भूल जाएं। ये पर्यटन जोन घोषित क्यों नहीं की जाती? 3 मुद्दे हैं जिनका अगर आज हल हो जाए तो आगरा का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। यमुना की डिसिल्टिंग हो, बोथ साइड कंक्रीट के नाले बने, जो वो बने और सीवेज प्लांट तक जाएं। ये जितने नाले गिरते हैं यमुना में वो यमुना को दूषित करते हैं। और दूसरा, हाईकोर्ट एक बेंच क्यों नहीं दे पाते? आप हाईकोर्ट बेंच दे दीजिए और फतेहपुर सीकरी पर एक डैम बना दीजिए। ये 3 मुद्दे हल कर दीजिए, आगरा का सर्वांगीण विकास हो जाए। वाजपेयी जी, विकास की बात करते हैं, आगरा की बात करते हैं, तो शायद आगरा, अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा अपेक्षित रहा है विकास की अगर हम बात करें। उसके बाद भी यहाँ भाजपा लगातार जीतती रही है और जैसे अभी दुर्गविजय जी ने कहा कि शायद आगरा में तो सुरक्षित सीट पे मुकाबला ही नहीं है, तो इसकी आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक सीट की बात करने से ना तो भाजपा अच्छी होगी ना खराब होगी। तो आगरा सीट है उसकी कुछ कंपोजिशन अलग तरीके का सामना चाहिए। यहाँ तब भी भाजपा जीत जाएगी जब पूरे देश में हारेगा। जी, आप इस बात को मान रहे हैं? ये यहाँ के बनिए सब भाजपा को ही आंख मीच करके वोट करेंगे। जी, मैं बता रहा हूँ जो यहाँ की स्थिति वो अलग है, उससे उस नमूने से भाजपा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि हम ये जो स्थानीय स्तर पर विकास की बात, तो मतलब फिर आगरा में कभी विकास होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो कभी जरूरत ही नहीं है। केवल तभी विकास हो सकता है। मैं तो खुद उससे पीड़ित हूँ। 9 विधायक, 3 सांसद, आगरा जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, तो ये और क्या करे फिर आगरा की जनता भाजपा के लिए? आगरा की जनता कुछ नहीं कर सकती, केवल ये कर सकती है कि जब आगरा की जनता जब उनको हराएगी तब शायद सब। देखिए, आगरा में वो कभी होगा नहीं। आप पता है 1927 की है हमारी यूनिवर्सिटी जी। मैं करीब 30 साल नौकरी करके रिटायर हो गया जी। वो यूनिवर्सिटी लगातार पिछड़ रही है जब उसके बाद बनी। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी हम लोगों की तो है ही है, लेकिन जो यहाँ की जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे जस्ट यूज इट एज ए पैड्स टू गो फर्दर। वो यहाँ के लिए ध्यान नहीं देते हैं। तो विकास का जो काम है ना, वो स्थानीय प्रतिनिधियों का है, तो भाजपा हो चाहे सापा हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इवन सपा की भी सरकार नहीं, सपा की सरकार तो कभी बनी नहीं, लेकिन जब सपा ने फिर भी जब थी सरकार, मतलब आगरा में तो कभी मिला ही नहीं सपा को कुछ, लेकिन फिर भी सपा के अगर हम बात करें कंपैरेटिवली साहब तो कुछ ना कुछ ज्यादा काम किया है। बात उठाई, अखिलेश जी ने डेफिनेटली आगरा को कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया था, मायावती जी ने प्रयास किया था, लेकिन भाजपा का तो कोई प्रयास ही नजर नहीं आता है। नहीं, ये प्रयास तो नीचे से ही होना है सर। ये प्रयास कोई ऊपर से नहीं है। जहाँ भी विकास हुआ आप उठा के देखिए सारे लेवल का, तो वहाँ के नेताओं ने विकास कराया है। आप बताइए कितनी बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब मैं आया था यहाँ नौकरी में तो यही मुद्दा था कि हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए आगरा में, मेरठ में, कहीं हो। आज तक नहीं हुई और वकीलों को जाना पड़ता है मंत्रियों के पास कि भाई हमारी बात उठाओ। अरे भाई उन्हें क्यों नहीं उठाना ये बात जब वो आगरा में प्रेजेंट करते हैं जी, और फिर वो एक बार उठा के चुप हो जाते हैं। ये काम ऐसे होते हैं जी। तो ये जो है ये कल्चरल अंतर है ये, लेकिन हर जगह नहीं। बिहार वगैरह में आप ईस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न यूपी में जाइए, वहाँ तो वो जूता रख के बात करें। तो ये पॉलिटिकल कल्चर का अंतर है। ये हमारे यहाँ के लोगों को जागरूक होकर पीछे पड़ना पड़ेगा, तो हम चाहे किसी की सरकार में हम काम करा ले जाएंगे। राजीव जी, आप आगरा की दोनों लोकसभा सीटों पे किस तरह का प्रदर्शन देख रहे हैं? क्या जैसा कि वाजपेयी जी ने भी बताया कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, इसलिए जनता इस बार मन बना चुकी है कि परिवर्तन करना है। और इस 4 जून को आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ की जनता। उदार जी, आपके कैंडिडेट का नाम भी तो जानती नहीं है जनता, कौन लड़ रहा है, आप कहाँ से परिवर्तन कर लोगे आगरा? साहब, आप कौन कहता नहीं जानती? आप देखिए आज आप देखिए, तो नाम बता दीजिए साहब, हमें भी नहीं। करदम जी बहुत अच्छे राजनीतिक रहे हैं
और उनका अच्छा मतदान आज हो रहा है। और 4 जून को आप देखेंगे कि परिवर्तन केवल इसीलिए कि आगरा में विकास नहीं हुआ है। 10 साल से आप देख लीजिए जमानत बचा पाएंगे? अरे आप जमानत तो छोड़िए, आप देखें ना कम से कम 1-1.5 लाख वोट से जीतेंगे, क्योंकि माननीय सांसद जी ने पिछले 5 साल में केवल फीता काटने का काम किया, कोई विकास कार्य नहीं किया। रहा विकास का, आप देख लीजिएगा 12 से 17 तक माननीय अखिलेश जी ने कितना विकास आगरा में किया है। और अभी 29 जून को 29 नहीं, विकास तो उन्होंने भी नहीं किया जी। वो साइकिल पथ बनवा दिया करोड़ों रुपए का, जो किसी मतलब का नहीं था। लेकिन आज आप ये देखिए आगरा में जो मेट्रो है वो किसकी देन है? मेट्रो वो एक अखिलेश जी ने उसकी वो रखी थी। वो एक अलग बहस का मुद्दा है कि मेट्रो की आगरा को जरूरत है कि नहीं, बट देन चलिए मन की बात मशीन में हम चर्चा करने का सिलसिला जारी रखेंगे दोस्तों। अब शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी नए पैनल के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।